नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी क्यों नहीं पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम रूसी क्रांति डिस्कस करने वाले हैं। हमें याद है फ्रांस की क्रांति जो हुई थी और उस क्रांति में मध्यम वर्ग का शासन में क्या स्थान होगा, मध्यम वर्ग के क्या अधिकार होंगे, उसका जो है निर्णय हुआ और उनकी स्थिति क्लियर हुई। लेकिन उस क्रांति में जो निम्न वर्ग था, सम्मिलित जो मजदूर वर्ग था, उसकी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी और उसका उत्तर जो है रूसी क्रांति द्वारा प्राप्त हुआ। और रूस में जो क्रांति हुई उसने मज़दूरों की स्थिति को साफ किया और मज़दूरों के अधिकारों और उनके जो दायित्व हैं उनको क्लियर किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूसी क्रांति के वहाँ पर हुई है, उसके कारण क्या क्या थे उनको भी हम विभिन्न जो क्रांतियाँ हुई हैं उसी परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक कारण की। तो किसी भी देश में आर्थिक संपन्नता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर जो संसाधन होते हैं, वहाँ पर जो भोग की वस्तुएं होती हैं, वहाँ पर जो आवश्यक आपूर्ति होती है वो कहीं ना कहीं आर्थिक संपन्नता से जुड़ी होती है। तो रूस में जो है औद्योगिकरण बहुत देरी से आया और वहाँ पर जो है कृषि योग्य भूमि बहुत कम थी, इसलिए वहाँ पर जो है किसान दयनीय स्थिति में था और जो भी थोड़ी बहुत भूमि थी वो सामंतों और जो है कुलीन वर्ग के पास थी और वो मज़दूरों से बंधुआ मज़दूरों की तरह काम कराते थे और उनको कम वेतन दिया जाता था, सिर्फ निर्वाह मजदूरी उनको दी जाती थी। इसलिए आर्थिक कारण वहाँ पर असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण था। राजनीतिक कारण की बात करें तो जार निकोलस द्वितीय जो था एक कुशल शासक नहीं था और वह अपनी नीति और निर्णयों के लिए जो वहाँ की संसद थी, जो ड्यूमा थी, उसकी हमेशा अवहेलना करता था और उससे डिस्कशन नहीं करता था। सारे निर्णय एक तरफा लिए जाते थे और जो उसे समझ में आता था वही किया जाता था। इसलिए वहाँ पर राजनीतिक रूप से एक रूपता नहीं थी और एक कुशल नेतृत्व नहीं था। विद्रोह की परंपरा रूस में काफ़ी दिनों से रही है। अगर हम पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि जार निकोलस द्वितीय के पहले जो है जार निकोलस प्रथम, उसकी हत्या जो है विद्रोहियों द्वारा की गई थी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रूस में एक विद्रोह की परंपरा रही है और वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं और इसी कारण आगे भी जब असंतोष बढ़ा तो विद्रोह जो है क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। राज्य का आर्थिक दिवालियापन हम डिस्कस जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वहाँ पर जो औद्योगिकरण बहुत देरी से चालू हुआ, जबकि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो काफ़ी पहले जो औद्योगिक रूप से डेवलप हो चुके थे और काफ़ी सारे उपनिवेश उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। लेकिन रूस में औद्योगिकरण 1850 के बाद प्रारंभ हुआ और इसलिए जो है वहाँ पर आर्थिक उन्नति ज़्यादा नहीं हो पाई थी और जो भी वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ वो दूसरे देशों के जो है इन्वेस्टमेंट से किया गया, इसलिए उन्होंने सिर्फ लाभ कमाया और वहाँ पर रूस के डेवलपमेंट में कोई सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, रूस लगातार युद्धों में लगा रहा और उसके कारण उसका जो है खजाना सैनिक ज़रूरतों पर ज़्यादा खर्च हुआ, इसलिए वहाँ पर जो है रूस एक तरह से जो है आर्थिक दिवालिया होता जा रहा था। उसके बाद जब रूस का जापान से युद्ध हुआ और 1905 में जापान एक छोटे से देश ने इतने बड़े रूस को जब पराजित कर दिया तो लोगों के मन में जो भावना थी और जो प्रतिष्ठा थी रूस की वो पूर्ण रूप से खंडित हो गई और लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि जब रूस एक छोटे से देश से हार सकता है तो उसकी जो प्रतिष्ठा थी पूरे वर्ल्ड में उसको एक धक्का लगा और लोगों में असंतोष आया और लोग इस हार के पीछे जार का जो शासन था उसको ही उत्तरदायी मान रहे थे। राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक जो दल वहाँ पर बन रहे थे उनके पीछे कहीं ना कहीं हम जो है सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का हस्तक्षेप रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो 1862 में सर्वडम एक की घोषणा की गई और वहाँ पर कृषिदासों को जो है मुक्त कराया गया था और वो कृषिदास जब मुक्त हुए और वहाँ पर उद्योग इतने एस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे तो उन जो कृषिदास थे उनको उद्योगों में जो है रोजगार नहीं मिला और इस कारण उनकी स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आवश्यक चीज़ों की कमी आई और उनमें असंतोष आया। और फिर तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण में रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और रूस जो है अधिक से अधिक युद्धों में विजय होना चाहता था, इसलिए उसने अनिवार्य सैनिक सेवा कर दी और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को इकट्ठा किया और किसानों को भी उसमें सेना में भर्ती किया, जिसके कारण वहाँ पर जो है श्रमिकों की कमी हो गई, खेती करने के लिए व्यक्ति नहीं बचे और वहाँ पर जो है आवश्यक खाद्यान्न की भी कमी हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बोल्शेविक दल की विजय के कारण हमें पता है कि
जो रूस में साम्यवादी जो सरकार आई थी उसमें बोल्शेविक दल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि बोल्शेविक दल में लेनिन, जिसको हम रूस का जो है पितामह कहते हैं, तो लेनिन ने रूस की क्रांति में बहुत बड़ा जो है योगदान दिया था। तो बोल्शेविक दल के आगे होने का भी कहीं ना कहीं लेनिन का उत्तरदायित्व उसमें सामने आता है। तो बोल्शेविक दल की विजय के जो कारण थे वो थे किसानों और मजदूरों का उनको समर्थन प्राप्त था। हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर एसआरपी और एसडीपी दो पार्टियाँ थी, और 2003 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको एसडीपी कहते हैं, उसका दो दलों में विघटन हुआ, एक मेंशेविक और एक बोल्शेविक दल में। और मेंशेविक दल जो था वो क्रमिक रूप से जो क्रांति के पक्ष में था और जो है संवैधानिक परिवर्तन चाहता था, और बोल्शेविक जो दल था जिसके नेता लेनिन थे वो चाहता था कि क्रांति त्वरित हो और हम संघर्ष के दम पर अपने अधिकारों को प्राप्त करें। फिर प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो है जर्मनी से लगातार पराजित हो रहा था और उसके जो है खजाने खाली होते जा रहे थे, उसकी सेना सिमटती जा रही थी और उसके आर्थिक संसाधन लगभग ख़त्म से होते जा रहे थे। तो रूस की जो सेना थी वो आंतरिक विद्रोह को दबाने में सक्षम नहीं रही थी। रूस का क्षेत्र बहुत बड़ा था और बड़ा क्षेत्र होने के कारण जगह जगह पर जो विद्रोह हो रहे थे उनको वो कंट्रोल और नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहे, और कहीं ना कहीं वो जो है उसमें असफल रहे, जिस कारण विद्रोह अधिक से अधिक होते गए और सफल विद्रोह होते गए। सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना डेवलप हुई। जब रूस पराजित हो रहा था तो कहीं ना कहीं जो है सैनिक इस पराजय के पीछे वहाँ का शासन उसको जिम्मेदार मान रहे थे, और उन्हें संसाधन नहीं मिल रहे थे, वो प्रशिक्षित नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं थे, फिर भी उनको जो है सेना में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। और रूस जो तैयारियां कर रहा था युद्ध के लिए वो विदेशी ऋण के आधार पे, तो इस प्रकार जो है रूस पर कर्जा दूसरे देशों का चढ़ता जा रहा था और वो आर्थिक रूप से जो है दिवालिया होता जा रहा था। फिर रूस में जो शासन था वो इतना अयोग्य हो चुका था कि वो क्रांति का विरोध ही नहीं कर पा रहा था, और जो क्रांतिकारी थे, जो बोल्शेविक दल था, उसका नेतृत्व लेनिन जैसे एक बहुत अच्छा योद्धा कर रहा था, एक बहुत अच्छा वक्ता कर रहा था, जिसने जो क्रांति को प्रॉपर चैनलाइज किया और उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचाया। उसके बाद साम्यवादी प्रचार से मित्र राष्ट्र परेशान हो रहे थे। हमें पता है कि पश्चिमी यूरोप जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और वहाँ के जो पूंजीपति हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता था कि अगर ये साम्यवादी व्यवस्था आएगी, रूस में क्रांति होती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव वहाँ पर भी पड़ेगा। हम इस क्रांति की बात करते हैं तो हर क्रांति के बाद उसके कुछ ना कुछ महत्व होता है, उसका कुछ परिणाम निकलते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या रहा रूस पर, अन्य देशों पर, पूरे विश्व पर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट था साम्यवादी शासन की स्थापना। रूस की क्रांति जब 1917 में जब हुई तो इसके बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, और वहाँ पर उद्योग धंधे जो मालिकों से छीनकर उसका जो है समान बंटवारा किया गया, और वहाँ पर जो कर्मी थे और जो मजदूर थे उनका शासन स्थापित किया गया, और उनका निर्णय प्रक्रिया में उनका जो भागीदारी सुनिश्चित की गई। और रूस जो था वो चूँकि वहाँ पर क्रांति हो गई थी तो लेनिन उनका नेतृत्व कर रहे थे। लेनिन का ये फैसला था कि रूस अब जो है प्रथम विश्व युद्ध के युद्धों में सम्मिलित नहीं होगा, और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जर्मनी के साथ, और जर्मनी के साथ एग्रीमेंट के साथ ही उन्होंने विश्व युद्ध से स्वयं को अलग कर लिया ताकि वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मित्र राष्ट्रों की नाराज़गी रूस से इसलिए हो रही थी क्योंकि वो सभी जो है मित्र राष्ट्र वो कहीं ना कहीं जो है पूंजीवादी समर्थक थे और साम्यवादी विरोधी थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि रूस जो है उनके उपनिवेशों को मुक्त कराएगा और वो है मजदूर और निम्न वर्ग की सरकार स्थापित करने का प्रयास करेगा। रूस विश्व शक्ति के रूप में उदित हुआ क्योंकि रूस में जब युद्धों से अलग हुआ तो उसने अपने यहाँ इंटरनल इम्प्रूवमेंट चालू किया, अपने संसाधनों का उपयोग दोहन चालू किया, उद्योगों का विकास किया, और जो उसका पैसा और रिसोर्सेज जो युद्धों में ख़त्म हो रहे थे उनका अब उपयोग वो खुद की उन्नति के लिए स्टार्ट कर दिया। और चूँकि अब रूस में डेवलपमेंट चालू हो रहा था इसलिए वहाँ पर जो जनता जो वहाँ के शासन के प्रति अधिक उदार होती गई और उनमें डेडिकेशन बढ़ा और राष्ट्रीयता की भावना का वहाँ पर जो है विकास हुआ। और चूँकि रूस में जो है वहाँ पर जो मजदूर थे, वहाँ पर जो गरीब जनता थी, जो निम्न वर्ग था, उसकी स्थिति सुधर रही थी, तो साम्यवादी जो व्यवस्था थी उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। और जो औपनिवेशिक जो शासन था और जो ऐसे देश थे जो कहीं ना कहीं जो यूरोपीय राष्ट्रों के जो अधीन थे, उनके उपनिवेश थे, वहाँ पर भी
क्रांति जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, वहाँ परिस्थितियाँ बनने लगी और उनका आकर्षण साम्यवाद की तरफ बढ़ा। और जो पराधीन देश थे उनमें भी चेतना का संचार हुआ। उनको लगा कि जब रूस में ये क्रांति हो सकती है, वहाँ मजदूर और निम्न वर्ग को अधिकार मिल सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकते। इस प्रकार जो है ये जो चेतना थी इसका पूरे विश्व में प्रचार हो गया। और यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो वहाँ पर पूंजीपति थे और जहाँ पूंजीवादी समर्थक थे, उन्हें कहीं ना कहीं जो है डर लग रहा था कि जो रूस में जो साम्यवाद है, रूस का जो मॉडल है, वो कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी फॉलो हो जाए और वहाँ पर भी कहीं वहाँ पे जो उनके मजदूर हैं, निम्न वर्ग है, वो विद्रोह जो ना करने लगे। इसलिए उन्होंने अधिनायकवाद को समर्थन दिया और ऐसे शासन की और केंद्रीकृत शासन की उन्होंने प्रोत्साहन करना चाहा ताकि वहाँ पर विद्रोह, किसी भी विद्रोह को दबाया जा सके और साम्यवाद को आने से रोका जा सके। इसके बाद हम सामाजिक परिणाम की बात करें तो सामाजिक परिणाम में जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पर पूंजीपति थे, जो सामंतवाद वहाँ पर एस्टेब्लिश था, उसको हटा के भूमि जो है उसको बांट दिया गया और सबको इक्वल राइट्स दिए गए। तो इस प्रकार जो है वहाँ समानता की भावना का जो है उदय हुआ और फिर धीरे धीरे शिक्षा का वहाँ पर विकास हुआ, सबको समान अवसर दिए गए, सबको डेवलपमेंट के अवसर दिए जाने लगे। स्त्रियों की स्थिति में भी वहाँ पर सुधार हुआ, क्योंकि जब समानता की बात होती है तो वहाँ पर स्त्री और पुरुष की समानता की बात भी होती है। इस प्रकार सामाजिक रूप से बहुत सारे चेंजेज रूस में हुए। आर्थिक परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सामंत और पूंजीपतियों का सफाया हो गया। जैसा कि मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि वहाँ पर जो है सबसे पहले जो है समानता की व्यवस्था की गई और वहाँ पर मजदूर और जो कृषक मजदूर थे उनका शासन स्थापित किया गया, उनको बराबर के अधिकार दिए। चूँकि अब सबको बराबर के अधिकार, संसाधनों का बंटवारा किया गया, सबको समान रूप से वितरित किए गए, तो वहाँ पर जो रोटी और खाने पीने की जो व्यवस्था थी, वहाँ पर जो कमी थी उसकी पूर्ति भी हो गई। और रूस में अब चूँकि युद्धों से अलग हो चुका था, रूस अपने इंटरनल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, इसलिए वहाँ पर औद्योगिक विकास स्टार्ट हो गया और वहाँ पर यह विकास बहुत ही प्लान्ड वे में किया गया। वहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर्स की पहचान की गई और उन्हीं सेक्टर्स में जो है एक नियोजित विकास किया गया। और चूँकि अब वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ग, मजदूर वर्ग ही बचा था और वहाँ पर जो है अधिकार जो है सबको समान रूप से थे, इसलिए वहाँ पर वर्ग की जो असमानता थी वो खत्म हो गई और वर्ग संघर्ष अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो गया। उसके बाद जब श्रमिकों को आधारभूत सुविधाएं मिलना चालू हो गई, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, तो श्रमिकों के जीवन में जो है स्वतः ही सुधार वहाँ पर हो गया। इस प्रकार हम रूस की क्रांति क्यों घटित हुई, उसके परिणाम क्या थे, हमने डिस्कस किए। और दोस्तों हमारे चैनल स्टडी क्यों नहीं को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तारतम्य में मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी लेक्चर बनाऊंगा। धन्यवाद।